हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षात्मक स्थिरता। अभी हमने प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत भी पढ़े थे, बहुत सारे गेस्टाल्ट सिद्धांत थे, उसके बाद में संगठन के सिद्धांत थे उसमें। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षात्मक स्थिरता यानी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। जैसा कि अभी तक हम समझ में ये चीज समझ चुके हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, यानी कि किसी भी उद्दीपक या वस्तु को हम देख करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी संवेदना हमें मिलती है सबसे पहले, फिर हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये क्या ज्ञान संज्ञान है, क्या वस्तु में गुण है, कि ये क्या चीज हो सकती है, और फिर हम उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यक्षात्मक स्थिरता क्या होती है। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, जैसा नाम है उससे हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्यक्षात्मक स्थिरता यानी कोई जो चीज हम देख रहे हैं उसमें स्थिरता होनी चाहिए, हो होगी। तो प्रत्यक्षात्मक स्थिरता जो है, किसी भी उद्दीपक या वस्तु जो है उसमें अगर हम कोई भी परिवर्तन कर दें उसके बावजूद भी वो हमें उसी स्थिति में हमें दिखाई दे, या हम उसको उसी स्थिति में ग्रहण करें जैसे उसके गुण सामान्य अवस्था में होते हैं, तो वो स्थिति जो कहलाती है वो प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कहलाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने देखा कि व्यक्ति आ रहा है, दूर से भी हमें वो व्यक्ति ही नजर आता है, थोड़ा पास आ जाता है तो भी हमें वो व्यक्ति के ही नजर आएगा, चाहे रोशनी हो या कम रोशनी हो। तो जैसा हम चाहे उसके पीछे जो परिस्थितियां हैं, जो उसकी भौतिक परिस्थितियां हैं उद्दीपक की, उनमें कितना भी परिवर्तन हो जाए, बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन हो जाता है तो अलग बात होती है, लेकिन अगर सामान्य रूप से थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन होता है तो भी उसके प्रत्यक्षीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे घर से ही देखें कि घर में हम देख रहे हैं कि सामने से कोई चला आ रहा है, या हमारे घर में टीवी रखा है, हम उसको अंधेरे में भी देखेंगे तो हमें दिखेगा भी हाँ ये टीवी, हल्की सी रोशनी में भी हम उसका देख सकते हैं कि ये टीवी है, ये फ्रिज है, देख सकते हैं ना। तो क्योंकि हमने एक बार पहले उसका अनुभव कर लिया, तो हमें उसका अनुभव, हम कैसी भी परिवर्तित परिस्थितियों में हम देखें हमें उसका अनुभव वैसा ही होगा। इसको हम प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी, जैसे सर्टेन अर्थ स्ट्रेंथ एंड चैम्बर्स ने कहा कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उद्दीपक को करीब करीब समान या समरूप ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने की प्रवृत्ति को प्रत्यक्षात्मक स्थिरता की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोयले का टुकड़ा है एक, उसको हम कमरे में रख दें तो भी वो हमें कोयला ही दिखाई देगा। अगर हम उसको सूरज की रोशनी में भी रख दें तो भी हम उसे कोयले के रूप में ही देखेंगे। तो रोशनी और अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, सिर्फ इतना हो सकता है कि सूरज की रोशनी में वो थोड़ा सा हमें चमकीला दिखाई दे और अंधेरे में वो हमें काला ज्यादा नजर आए, लेकिन दिखेगा हमें वो कोयला ही। इसी को हम प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जो है प्रत्यक्षात्मक स्थिरता के लिए दो कारणों का उल्लेख किया। सबसे पहला तो ये कि हमें प्रत्यक्षात्मक स्थिरता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि जो प्रत्यक्षीकरण किए जाने वाला उद्दीपक है उसका, उसकी पृष्ठभूमि जो है, हमने पहले बात करी थी फिगर और बैकग्राउंड की, वही बात है कि उसका उसकी पृष्ठभूमि के साथ एक निश्चित और अटल कांस्टेंट रिलेशनशिप होती है। जैसे तो कोई चीज हमें दूर से दिखाई दे रही है तो जो उसकी पृष्ठभूमि है वो भी उतनी ही दूर हमें दिखाई दे रही है जितना कि वो उद्दीपक दिखाई दे रहा है, यानी फिगर भी उतना ही दूर दिख रहा है और बैकग्राउंड भी उतना ही दूर दिख रहा है। अगर वो नजदीक आता है तो बैकग्राउंड भी नजदीक आएगा और फिगर भी हमारे को उतना नजदीक आता हुआ दिखेगा। तो दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो एक अनुपात में काम करती है, उसी अनुपात में वो हमारे को अगर परिवर्तन भी हो जाता है तो भी हमें उद्दीपक को हम जितना पहले देख पा रहे थे जैसा वैसा ही हम बाद में देख पाते हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हम लोगों में किसी भी उद्दीपक को जब हम देखते हैं या प्रत्यक्षीकृत करते हैं तो उसके कुछ मुख्य गुण को हमारे चुनने की प्रवृत्ति हमारे अंदर
बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आम है, संतरा है, कोई अलमारी है, मकान है, कोई भी चीज को हम देखते हैं तो एक मोटे मोटे गुण हम उसके याद रख लेते हैं। जैसे कोई भी हम कहेंगे कि अच्छा भाई फलों को चुनना है, रसीला है, गर्मियों में आता है, फलों का राजा कहलाता है, तो हम क्या अनुमान लगा लेते हैं? आम। यानी कि एक किसी भी उद्दीपक के मुख्य मुख्य गुणों को हम याद कर लेते हैं या हमारे जहन में वो बैठ जाते हैं, तो इनकी प्रवृत्ति हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो वैसा ही अगर हमारे को कोई चीज दिखाई दे, अगर उसको थोड़ा बहुत भी तोड़ मरोड़ के अगर हम दिखाएं, तो भी हम उसका अनुमान कर लेते हैं कि अगर आम थोड़ा सड़ा हुआ भी है या हम उसको किसी और डिजाइन में अगर थोड़ा सा बहुत हमने देखा, उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो भी हम पहचान लेंगे कि वो आम है। तो इस तरह से हम उसका प्रत्यक्षीकरण जो उसके गुणों थे उसके आधार पर कर लेते हैं। प्रत्यक्षात्मक स्थिरता जो है किसी भी उद्दीपक की अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया, मान लीजिए आम को अगर हमने एक एप्पल की शेप में बना दिया, तो हम उसको आम नहीं परसीव करेंगे, हम उसको एप्पल परसीव करेंगे। यानी कि जो अवस्थाएं जो हैं, अगर उसकी जो बैकग्राउंड है या उसकी अपनी अवस्थाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया जाए, तो प्रत्यक्षात्मक स्थिरता नहीं रहती, बल्कि प्रत्यक्षात्मक भ्रम जो है हमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे कई बार अंधेरा होता है तो हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो वो प्रत्यक्षात्मक भ्रम में बदल जाता है। अब आती है कि प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कितने प्रकार की होती है। कि प्रत्यक्षात्मक स्थिरता को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है वस्तु से संबंधित स्थिरता, और दूसरी होती है वस्तु या उद्दीपक के गुणों से संबंधित स्थिरता। वस्तु या उद्दीपक से संबंधित स्थिरता जो होती है वो उसके आकार और रूप से होती है, यानी कि उसकी साइज और शेप। तो ये दो कॉन्स्टेंसी हम पढ़ेंगे, साइज कॉन्स्टेंसी एंड शेप कॉन्स्टेंसी। और दूसरी जो वस्तुओं के गुणों से संबंधित होती है उसको हम कलर कॉन्स्टेंसी यानी रंग स्थिरता या चमक स्थिरता कहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं आकार स्थिरता। आकार स्थिरता नाम जैसा है उसी से हमें समझ में आ रहा है कि आकार स्थिरता यानी कि साइज कॉन्स्टेंसी, कि जब भी हम किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, किसी भी उद्दीपक जो हमारे सामने आता है उसको हम जब देखते हैं, तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पर, जो आंख का एक हिस्सा होता है रेटिना जिसपे वस्तु का बिंब बनता है, वो बिंब जो है रेटिना प्रतिबिंब कहलाता है। जितना ज्यादा दूर होगा उतना उसका जो रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो छोटी होगी, अगर पास होगी तो वो इमेज बड़ी होगी। यानी कि दूरी के ऊपर निर्भर करता है, वस्तु जो है या उद्दीपक जो है उसकी दूरी कितनी ज्यादा है उतना उसका आकार बनता है। अब अगर उसके आकार में परिवर्तन होता है, अगर दूर है चीज तो छोटा बना, अगर पास है चीज तो बड़ा इमेज बना, तो हमें उसी हिसाब से अनुभव होना चाहिए, उसका प्रत्यक्षीकरण उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई परिवर्तन उसके आकार में, उस उद्दीपक के आकार में दिखाई नहीं देता। जैसा कि अब हम इस इमेज में देख रहे हैं कि पिलर्स के पास तीन लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग दूरी पे पिलर्स हैं और उन पे लोग खड़े हुए हैं। सबसे जो ज्यादा दूर है उसकी भी लंबाई का अनुभव हमें उतना ही हो रहा है जितना कि सबसे पास जो पिलर के पास व्यक्ति खड़ा हुआ है। यानी कि दूरी से इमेज हमारे मन आंख की रेटिना पे दूर वाले की छोटी बन रही है, पास वाले की बड़ी बन रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने इन तीनों पिलर्स पे जो व्यक्ति खड़े हैं या जो पिलर्स हैं उनका प्रत्यक्षीकरण एक समान किया है। साइज का हमें अंतर नजर नहीं आ रहा है, यही हमारी साइज कॉन्स्टेंसी होती है। अगर हम कोई चीज से पहले से परिचित होते हैं तो हमारी जो स्थिरता की मात्रा है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। आकार स्थिरता में हमारे सीखने का भी, हमारे जो गत अनुभव होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। अगर हमने चीज पहले से देखी होती है तो हम तुरंत उसका अनुमान लगा लेते हैं। आकार स्थिरता की व्याख्या तीन प्रकार से की गई। सबसे पहले कहा कि आकार स्थिरता का कारण जो है वो व्यक्ति द्वारा देखे जाने वाली वस्तु के जो वास्तविक आकार होता है, जो उसकी दूरी होती है, जो उसको पहले से पता है
उसके कारण होता है। अब चाहे उद्दीपक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पास के पिलर वाला हमें ज्यादा नजदीक है, दूर वाला ज्यादा हमें छोटा दिखाई देना चाहिए, लेकिन हम प्रत्यक्षीकरण दोनों का समान ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है, लगभग सामान्य लंबाई कितनी होती है, तो हम उसी के अनुसार उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। आकार स्थिरता के बारे में गिब्सन ने भी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कोई भी जो वस्तु है उसका जो टेक्सचर किस तरह का है, गठन किस तरह का है, और जो उसका बैकग्राउंड है उसका टेक्सचर किस तरह का है, दोनों में अगर एक साथ परिवर्तन होता है तो हम परिवर्तन, क्योंकि पहले जो उनके बीच में संबंध था और बाद में दूरी अगर परिवर्तित हो गई तो उनमें जो परिवर्तन हुआ, वो दोनों का परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है, इसलिए उसके आकार में स्थिरता बनी रहती है और हमें समान आकार का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह एक और व्याख्या की गई, इसी प्रकार रॉक और एवेनहॉल्स ने भी व्याख्या की कि किसी भी जो देखी जाने वाली वस्तु है उसका जो आकार होता है वो प्रत्यक्षीकरण स्थिरता का कारण होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो है उसके आसपास की हम अनुभव करते हैं, उसको प्रत्यक्षीकरण करते हैं किसी भी उद्दीपक का, तो उसके जो आसपास की वस्तुएं हैं उनका कितना आकार है, किस तरह का है, इस संदर्भ में हम किसी भी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्थिरता का अनुभव होता है। मान लीजिए एक डेस्क है, उसके ऊपर एक कलम पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि डेस्क है, उस पे ये पेन पड़ा हुआ है, इसकी साइज क्या होगी। अगर हम उस डेस्क को, मान लीजिए पहले वो डेस्क हमारे से 2 फीट की दूरी पे है और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने उसको 10 फीट की दूरी पे कर दिया और उसके बाद हमने उसका प्रत्यक्षीकरण किया, तो डेस्क और कलम दोनों की जो इमेज हमारी रेटिना पर बनेगी, पहले वो बड़ी बनेगी, जब हमने उसको ज्यादा दूरी पे कर दिया तो छोटी बनेगी, लेकिन फिर भी दोनों का जो आकार का अनुपात है, डेस्क और पेन दोनों का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, इसलिए हमें आकार स्थिरता नजर आती है। अगली आती है रूप स्थिरता यानी शेप कॉन्स्टेंसी। जब हम साइज की बात करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी शेप की भी बात करते हैं। किसी भी उद्दीपक को जब हम देखते हैं तो हमें स्थिरता का अनुभव होता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में या उसको भिन्न भिन्न एंगल से अगर हम देखते हैं, डिफरेंट एंगल से जब हम देखेंगे तो भी वो हमें वैसी ही दिखाई देगी। हालांकि हमारे रेटिना के ऊपर उसकी इमेज जो है हर एंगल से, अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग बनेगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है उस उद्दीपक का या उस वस्तु को ठीक वैसे ही देखेगा जैसा उसने पहले देखा था। इसी को हम शेप कॉन्स्टेंसी या रूप स्थिरता कहते हैं। मान लीजिए एक दरवाजा है, आप निचले चित्र में इसमें देख रहे हैं, एक दरवाजा है, उसको हम 3 डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। पहला हमें सीधा नजर आ रहा है, फिर हमने थोड़ा सा एंगल घुमाया है, उसके बाद दूसरे और एंगल घुमा दिया, यानी 3 अलग अलग डिफरेंट एंगल से हमने उसको प्रत्यक्षीकरण किया है। तीनों से हमें वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजा ही दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि हम किसी भी एंगल से देखें किसी भी चीज को, कितना भी उसमें परिवर्तन कर दें, रेटिना पर उसकी इमेज चेंज हो जाएगी, लेकिन हम उसका प्रत्यक्षीकरण उसी रूप में करेंगे जो सबसे पहले हमने किया था। एप्स्टीन तथा पार्क ने एक परिभाषा दी थी कि परिस्थितियों यानी ओरिएंटेशन में भिन्नता के बावजूद भी किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण जब हम करते हैं तो उसमें सापेक्षिक रूप से स्थिरता होती है। इसी को रूप स्थिरता कहते हैं। ओरिएंटेशन से मतलब है कि चाहे हम इसको खड़ा देखें, आड़ा देखें, टेढ़ा देखें, हमें वो एक जैसा दिखे। मान लीजिए ग्लास है, उसको हमने टेबल पे पहले सीधा खड़ा देखा, फिर हमने उसको अगर टेबल पे आड़ा कर दिया है और हम उसको देख रहे हैं तो वो भी हमें गिलास की तरह से ही नजर आएगा, ना कि कुछ और नजर आएगा। तो ये हमारी होती है शेप कॉन्स्टेंसी। इसकी व्याख्या भी मनोवैज्ञानिकों ने एक रूप तिरछेपन अपरिवर्त्य पराकल्पना के आधार पर की, यानी कि शेप
स्लेंट इनवेरियंस हाइपोथेसिस के द्वारा की। इसमें उन्होंने कहा कि जब किसी भी वस्तु का जो रेटिना इमेज बनती है उस पे, और अगर हम उसको आड़ा तिरछा कुछ भी कर देते हैं तो उससे जो प्राप्त हमें सूचनाएं होती हैं, व्यक्ति उन सबको एक सम्मिलित करके उसको एक ऑब्जेक्टिव रूप में, शेप में उसका कैलकुलेशन करता है, और इस कैलकुलेशन के होने के बाद वो उसके वास्तविक रूप का प्रत्यक्षीकरण करता है। इसके बाद हम आते हैं अगली कॉन्स्टेंसी पर, वो हमारी है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, यानी कि चमक स्थिरता। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसके चमक के स्तर में हम एक तरह की स्थिरता का अनुभव करते हैं, स्थिरता का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यह स्थिरता उन परिस्थितियों में भी हम अनुभव कर देते हैं जब कि उन वस्तुओं के द्वारा जो परिवर्तित रोशनी होती है उसकी मात्रा अगर भिन्न भिन्न होती है तो भी वो हमें एक जैसा ही दिखाई देता है। इसी को चमक स्थिरता कहा गया। उदाहरणतः कोयला जो है, अगर हम उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे तो भी वो कोयला ही दिखाई देगा, उसकी चमक वैसी हमें दिखाई देगी, और अगर सूरज की रोशनी में दिखेंगे तो भी उसका प्रत्यक्षीकरण हमें समान ही होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि उद्दीपक की जो इमेज बनती है रेटिना पे हमारे, वो दो बातों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो कि जो उद्दीपक है उसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, चमक रोशनी जो पड़ रही है वो कितनी मात्रा में पड़ रही है, जिसको कि हम प्रदीपक या इल्यूमिनेंस कहते हैं, और उस उद्दीपक की सतह से कितनी मात्रा में रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है। अगर कोई भी उद्दीपक है उसकी जो सरफेस है अगर वो उजली है, यानी हम कहें कि गोरी है, बिल्कुल ब्राइट है, तो वो अपने ऊपर पड़ने वाली जो रोशनी होती है उसके 80-90% जो भाग होगा रोशनी का उसको परावर्तित कर देगा, यानी रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर उसकी सतह काली है तो वो उसके ऊपर जो रोशनी पड़ेगी उसको वो सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ 4 से 5% रोशनी को ही वो परावर्तित करता है। अब किसी भी उद्दीपक की सतह से जो परावर्तित रोशनी होती है उसकी मात्रा को हम रिफ्लेक्टेंस या परावर्तकता कहते हैं। किसी भी उद्दीपक द्वारा परावर्तित की गई रोशनी की सतत मात्रा को अल्बेडो कहा जाता है। अब हम किसी भी उद्दीपक की जो रेटिना पे इमेज बन रही है उसकी तीव्रता, जिसको कि हम ल्यूमिनेंस कहते हैं, संदीप्ति कहते हैं, चमक, ये उसको हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। L इक्वल्स टू I इंटू R, यानी ल्यूमिनेंस जो है वो इल्यूमिनेंस तथा रिफ्लेक्टेंस दोनों का गुणनफल होती है। चमक स्थिरता की व्याख्या दो सिद्धांतों के द्वारा की गई, हेल्महोल्ट्ज सिद्धांत तथा विरोध सिद्धांत। हेल्महोल्ट्ज एक जर्मन वैज्ञानिक थे और उनका जो प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत था वो अचेतन अनुमान का सिद्धांत कहलाता है। उनका मानना था कि व्यक्ति जो प्रत्यक्षीकरण करता है उसके ऊपर उसके गत अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वो उसको अपने जो पुराने अनुभव हैं उनके प्रकाश में देखता है और सोचता, अनुमान लगाता है, और अचेतन से तुरंत अनुमान लगा लेता है कि वो किस तरह का उद्दीपक होगा और कैसे उसकी इमेज हमें दिखाई देगी। चमक स्थिरता की स्थिति में व्यक्ति लगभग 3 तरह से अनुमान लगाता है कि रोशनी के स्तर पर परिवर्तित होने वाली उद्दीपक की परावर्तकता जो होती है वो लगभग स्थिर होती है, कि कितनी वो मात्रा रोशनी की जो है वो परावर्तित करेगा। किसी भी निश्चित समय में किसी वस्तु या उद्दीपक पर पड़ने वाली रोशनी की मात्रा का निर्धारण व्यक्ति कर लेता है कि कितनी मात्रा पड़ेगी, इसका अनुमान भी वो लगा लेता है, और किसी वस्तु या उद्दीपक द्वारा कितनी मात्रा में रोशनी परावर्तित होगी इसका निर्णय करने के लिए वो उस उद्दीपक
पर जिस स्रोत से रोशनी पड़ रही है उसकी मात्रा को भी ध्यान में रख लेता है। जैसे हमने कोई चीज, हम कई बार कहते हैं ना, अगर चीज तो ऐसी ही थी लेकिन वो शायद लाइट कम थी तो हमें थोड़ा सा अंधेरे में ऐसी दिखी, और लाइट ज्यादा होती तो वो चीज हमें ऐसी दिखाई देती। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि दो डंडियां हैं हमारी पड़ी हुई हैं, एक में लाइट का कलर दूसरा है, और ब्राइट जहाँ लाइट पड़ रही है वहां उसकी इमेज हमें ज्यादा अच्छी क्लियर दिख रही है, दूसरी में लाइट जो है हमें उसकी ब्राइटनेस चेंज हो गई है, लेकिन हम अनुभव उसको कर पा रहे हैं चीज को कि कैसी होगी, वो क्या चीज है उसका अनुभव कर पा रहे हैं। सिर्फ जो चमक पड़ने वाली मात्रा है वो बदलने के कारण तो उसका भी हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि वो किस तरह की होगी। अगला सिद्धांत उसमें आता है हमारा विरोध का सिद्धांत। इनके अनुसार कोई भी उद्दीपक जो है उसकी चमक इस बात पे निर्भर करती है कि वो उसके जो आसपास की जो वस्तुएं हैं उनकी तुलना में कितना ज्यादा या कितना कम चमकीला है। अगर ज्यादा उसके आसपास की वस्तुएं कम चमकीली हैं और वो ज्यादा चमकीला है तो वो हमें ज्यादा चमकीला नजर आएगा। अगर उसकी जो चीजें हैं आसपास की, अगर हम उनकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो वो हमें कम चमकीला नजर आता है, यानी कि विरोधाभास होता है। इसी तरह हमारे एक और कॉन्स्टेंसी आती है कलर कॉन्स्टेंसी, कि जहां हमारी चमक स्थिरता जो होती है वो किसी भी उद्दीपक के रंगहीन पहलू से जुड़ी हुई है। कलर कॉन्स्टेंसी या रंग स्थिरता जो है वो उस उद्दीपक के रंगीन पहलू से जुड़ी हुई होती है, कि वो कलर के कारण जो है उनमें अंतर हमें नजर आ सकता है। लेकिन फिर भी हम अब यहाँ जो चित्र हम देख रहे हैं सेम कलर्स हैं लेकिन उनपे चमक हमारी थोड़ी दूसरी तरह की है, फिर भी हम उन कलर्स को सही पहचान पा रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स इस बॉक्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।